सो वेलकम क्यूरियस ब्रेन्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रिज्म देखा था और आज का जो लेक्चर है वो है ग्लास लैब एंड मल्टीपल इमेजेस थ्रू प्लेन ग्लास मिरर। तो लेट्स स्टार्ट। तो ग्लास लैब से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो छोटा टॉपिक है तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा ये वाला टॉपिक। ओके। तो अगर आपने ग्लास लैब देखा होगा, अगर आपके स्कूल वगैरह में एक्सपेरिमेंट होते होंगे तो आपने ग्लास लैब जरूर देखा होगा। तो ग्लास लैब बेसिकली एक ग्लास का बना हुआ ब्रिक मान सकते हो आप। ठीक है। तो हमें उस ग्लास लैब के बारे में स्टडी करना है। तो रे डायग्राम देखते हैं। ओके। एक रे आता है, इंसिडेंट करता है ग्लास लैब पे। ठीक है सर। अब बनाते हैं नॉर्मल। ओके। पहली बात तो ये जो मीडियम है ये एयर है, ये ग्लास है और ये भी एयर है। और ये जो सरफेस है ये सरफेस S1 है और ये है सरफेस S2। तो यहां पर हमारे पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है। ओके। तो लाइट रे जो है वो एयर से ग्लास में एंटर कर रहा है, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रहा है। तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा। ओके, सेकंड। हाँ जी। तो जो लाइट रे है वो कुछ इस तरह बेंड होगा। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जो लाइट रे है वो कुछ ऐसा बेंड होगा। ठीक है। ओके। अब अब लाइट रे जो है वो दूसरे सरफेस को हिट करता है। अब लाइट रे जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा, क्योंकि लाइट रे जो है वो ग्लास से एयर में ट्रैवल कर रहा है। ग्लास से एयर में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, बना लेते हैं। कुछ इस तरह बेंड होगा। कुछ इस तरह। समझ में आ गया हमें? ओके। तो इन केस ऑफ ग्लास स्लैब क्या होता है? इन केस ऑफ ग्लास स्लैब क्या होता है? लाइट रे कुछ ऐसे बेंड होता है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, जो ओरिजिनल रे था, ओरिजिनल पाथ था लाइट रे का, जो ओरिजिनल पाथ था वो कैसा था? कुछ ऐसा था ओरिजिनल पाथ लाइट रे का। अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो जो रे है वो कुछ इस तरह मूव करता, ओरिजिनल इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। चलिए कुछ नेमिंग कर लेते हैं। ये इंसिडेंट रे, अपना इंसिडेंट रे, ये अपना नॉर्मल N1, ये आपका नॉर्मल N2। आई गेस दिख नहीं रहा होगा आपको थोड़ा क्लियरली, वाइट से बना देता हूँ मैं। ये नॉर्मल N1, ये नॉर्मल N2। ठीक है। ओके। तो इन केस ऑफ ग्लास स्लैब होता क्या है, जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जो रे आ रहा है, ये रे, इस रे की बात कर रहा हूँ मैं। और ये जो रे, जो एमरजेंट रे, ये रे कौन सा है? एमरजेंट रे। एमरजेंट रे। एमरजेंट रे। तो ये जो ओरिजिनल डायरेक्शन वाला इंसिडेंट रे है और ये जो एमरजेंट रे है वो पैरेलल होता है इन केस ऑफ ग्लास स्लैब। ठीक है। तो ग्लास स्लैब क्या करता है, जो आने वाला रे है उसे लैटरली शिफ्ट कर देता है। देखते हैं इधर, इस ग्लास स्लैब ने इस जो आने वाला इंसिडेंट रे उसे लैटरली शिफ्ट कर दिया। ठीक है। लैटरली शिफ्ट कर दिया। ये जो लैटरल शिफ्ट है, ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, इसे हम डी से डिनोट करते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट डी। तो हमें इसी लैटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही पढ़ना है इस टॉपिक में। ठीक है। तो ये हो गया। अब ये पैरेलल क्यों होता है? सवाल ये है पैरेलल क्यों होता है। उससे पहले अगर आपके स्कूल में ग्लास लैब के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ जाए, आपको अगर डायग्राम बनाना होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी इसमें। जो कि इंसिडेंट रे आपको लिखना होगा, इंसिडेंट रे क्या है, कौन सा है। अ, आपको नॉर्मल N1 लिखना होगा, N1 आप लिख सकते हो नॉर्मल टू सरफेस 1। आपको N2 ऐसे लिखना होगा। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखना होगा, आपको एंगल ऑफ इमरजेंस लिखना होगा। एंगल ऑफ इमरजेंस कौन सा होगा? ये वाला एंगल ऑफ इमरजेंस होगा, हमें पता है, हमने प्रिज्म में भी देखा था एंगल ऑफ इमरजेंस। ये वाला होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी पता है। ठीक है। और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये होगा, ये होगा R1 और ये होगा R2। ठीक है। ये होगा R1 और ये होगा R2। तो ये हमें पता है। और हमें R1 R2 सबको डिफाइन करना होगा, सबको डिफाइन करके आना है हमें एग्जाम में, नहीं तो मार्क कट सकता है। ठीक है। और आपको मीडियम भी मेंशन करना है, एयर ग्लास एयर, आपको ये भी मेंशन करना है। ठीक। ओके। तो बात ये था दैट ये जो दोनों रेस है ये पैरेलल क्यों है, पैरेलल क्यों है देख लेते हैं अब अगर आप डायग्राम को देख सकते हो अच्छे से, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ 1 मिनट। ओके। अब अगर आप डायग्राम को देख सकते हो, ये जो R1 है
और जो R2 है क्या वो बराबर नहीं होंगे क्या? R1 R2 रीजन क्या है? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स R1 R2 बराबर होंगे। ओके सर, तो R1 R2 को मैं R लिख लेता हूँ, R1 R2 में R लिख लेता हूँ। ओके, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये भी R, ये भी R। ओके, अगर ये दोनों एंगल बराबर है, क्या I और E बराबर होंगे? क्या मैं ये लिख सकता हूँ? क्यों होगा? मान लेते हैं I और E बराबर नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पर अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करूँ इन द फर्स्ट केस, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ दैट 1, क्योंकि एयर से वाटर में ग्लास में जा रहा है, तो 1 साइन I बराबर म्यू, म्यू ऑफ ग्लास साइन R, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? और फॉर द सेकंड सरफेस क्या मैं ये लिख सकता हूँ, अगर दोबारा मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूँ ये सरफेस 1 के लिए, अगर मैं सरफेस 2 के लिए अप्लाई करूँ, 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा लाइट कलर लेता है, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पर ये लिख सकता हूँ दैट म्यू साइन R, म्यू साइन R इज इक्वल्स टू 1 साइन I, क्योंकि एयर में जा रहा है फाइनली इमर्जेंट रे, तो मैं स्नेल्स लॉ से ये लिख सकता हूँ। इधर से आप क्लियरली देख सकते हो ये चीज़, ये म्यू ग्लास है, ये दोनों चीज़ बराबर है, यानी कि साइन I बराबर साइन E, साइन I बराबर साइन E है, तो I और E जो है वो बराबर है, हमने प्रूव करके। अगर I और E बराबर है, अगर I और E बराबर है, ये भी I है और ये भी I है और ये भी I है, तो अगर आप देखोगे अच्छे से दैट जो इंसिडेंट रे है अगर वो नॉर्मल के साथ आई एंगल बना रहा है, एक लाइन के साथ अगर आई एंगल बना रहा है, और ये जो इमर्जेंट रे है वो भी वैसी नॉर्मल के साथ उसी लाइन के साथ बना रहे आई एंगल, तो दोनों अगर सेम एंगल आई बना रहे हैं नॉर्मल के साथ जो कि परपेंडिकुलर है सरफेस के दोनों के, तो वो दोनों रेज इधर से हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं दैट ये दोनों रेज होंगे वो पैरेलल होंगे, इसलिए सेम एंगल बना रहे हैं। तो ये बेसिकली एक प्रूफ था। Okay, अब आगे देखते हैं ग्लास लैब में। अब ये जो डी है ये है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, मैंने बताया था अभी लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना लाइट को शिफ्ट करता है ग्लास स्लैब, कितना लाइट को लैटरली शिफ्ट करता है ग्लास स्लैब, ये बताता है। ओके, और एक चीज था, और एक चीज है, जब हम स्कूल में अगर एक्सपेरिमेंट होते होंगे आपके, तो एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा वहां पर क्या कर देते हैं दैट ओरिजिनल इंसिडेंट रे के पाथ पे दो ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, दो पिन रख लेते हैं ऐसे, दो पिन रख लेते हैं, ठीक है। और आप पहले तो यहाँ से देखते हो उसे, आप पहले तो यहाँ से देखते हो उसे, ये अपना आई है, अब यहाँ से देखते हो, जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको वो दोनों पिन दिखाई नहीं देगा, ठीक है। आपको कहाँ, आपको आपको अपने आंखों को शिफ्ट करके यहाँ लाना पड़ेगा, तभी आपको वो दोनों पिन दिखेंगे, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है, तो इधर से ये प्रूव होता है दैट रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, लैटरल डिस्प्लेस हो जाता है, जो इमेज है वो लैटरल डिस्प्लेस हो जाता है। ओके, अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटरल डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या है सर, देखते हैं अभी। ओके, तो जो पहला फैक्टर है, एक सेकेंड, ओके, तो जो पहला फैक्टर है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहला फैक्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा लाइट बेंड होगा, और जितना ज़्यादा लाइट बेंड होगा उतना ज़्यादा लाइट डिस्प्लेस होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट डी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसे इंग्लिश में ऐसे जो सेंटेंसेस दिए होते हैं बुक में ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे क्लियरली लिख रहा हूँ जैसे कि आपको याद हो जाए, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, आपको स्टेटमेंट वाइज लिखना है वैसे, ठीक है। ओके, अब जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है वो और किसके प्रोपोर्शनल है, अगर म्यू के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ दैट वो इनवर्स प्रोपोर्शनल लैम्डा के, क्योंकि लैम्डा और म्यू में तो इनवर्स रिलेशन होता है, हमने पहले वीडियोस में देखा है। ओके, तो थर्ड जो पॉइंट है वो है थिकनेस का। अगर ये जो ग्लास लैब है, ये जो ग्लास लैब है इसका थिकनेस अभी टी मान लूँ, मैं टी मान लूँ, का थिकनेस जो है वो टी है, तो जो डी है, जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थिकनेस के, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है सर, ये हो गया। अब जो चौथा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, ठीक है, वैसे तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई अगर पूछे दैट टेम्परेचर के साथ कैसे लिंक्ड है, तो टेम्परेचर सर के साथ भी इनवर्स प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जो म्यू है वो टेम्परेचर के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये हो गया। तो फोर्थ पॉइंट में लिख नहीं रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीन ही इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब देखते हैं आगे। और एक चीज मैं भूल गया था अभी। ओके, फोर्थ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, फोर्थ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंपॉर्टेंट है, वही सोच रहा हूँ कोई एक पॉइंट छूट रहा है शायद, ठीक है।
ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है जो डी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी वैसे तो हम एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं जिससे हमें पता चल जाएगा किस किस के साथ कैसे रिलेटेड है, लाइक जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके, हो गया ये। अब है डेरिवेशन ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो ये जो टॉपिक है डेरिवेशन, ये जो टॉपिक है 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, 10th में नहीं है आपका। लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो आपके टेक्स्ट बुक में एक छोटी सी जगह पे मेंशन था, इसलिए मैं डिराइव कर देता हूँ इसे। फॉर्मूला अगर देख लो एक बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एप्लीकेशन नहीं है क्लास टेस्ट में। ठीक है, देख लेते हैं डेरिवेशन। तो एक ग्लास, एक सेकेंड, एक ग्लास ला बना देते हैं। ओके, ये हमने बना दिया है ग्लास लैब। ठीक है, ओके सर। अब रे बना देते हैं, रे डायग्राम बना देते हैं जो नॉर्मल अपना होता है रे डायग्राम। तो आपको बहुत बार रे डायग्राम बनाना है जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाए सब में, हर एक टॉपिक के लिए। बना दिया हमने नॉर्मल N1 और ये अपने इंसिडेंट रे। ठीक है, अब बनाते हैं टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है, उसके बाद अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता है। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता है और ये दोनों रेस पैरेलल होते हैं। ठीक है, और जो है ये दोनों रेस जो है वो पैरेलल होता है। अगर मैं नॉर्मल इंसिडेंट रे को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो हम ये देखेंगे दैट ये दोनों रेस जो है वो पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, रेस जो है वो पैरेलल है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकालना है, हमें डिराइव करना है, 12th के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। ओके, तो कैसे निकालेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट? ये है, ये वाला डिस्टेंस जो है डी, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब चेंज कर लेता हूँ। तो अगर मैं, और ये जो डी है ना ये इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि दो लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अगर मैं इस डी को शिफ्ट करके यहाँ ले आऊँ, यहाँ लिख दूँ डी को, कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। और एक चीज, ये जो डी वाला लाइन है ये इस साइड के साथ परपेंडिकुलर नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन सीधा नहीं है, ये इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर होता है। एक सेकंड, अगर इस लाइन के साथ अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूँ, एक सेकंड, सेकंड, और हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था ये जो डी लाइन है, ये जो डी लाइन है वो इसके तो परपेंडिकुलर होगा ही होगा, बट वो इस लाइन के परपेंडिकुलर नहीं होगा। वो किस लाइन के परपेंडिकुलर होगा? वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर नहीं होगा। ठीक है सर, ओके। अब हमें ये डी निकालना है, तो डी कैसे निकालेंगे? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है वो दिख रहा होगा आपको शायद। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या आप इसे देख सकते हो, जो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? ठीक है सर, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैं ये एंगल की बात करूँ, ये एंगल क्या होगा? ये एंगल होगा आई माइनस आर, ये एंगल होगा आई माइनस आर। कैसा आई माइनस आर होगा? ये एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो ये कंप्लीट एंगल आई होगा, और ये एंगल तो आर है पता है, तो ये एंगल कितना होगा? आई माइनस आर। आता है समझ में? हाँ जी, ये एंगल होगा आई माइनस आर। ओके, अब अगर मैं कॉस, सॉरी, साइन ऑफ आई माइनस आर लिखूं, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर कौन सा है? डी है। हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, ये है हाइपोटेन्यूज, ये है हाइपोटेन्यूज एच, हाइपोटेन्यूज ये है हाइपोटेन्यूज। ओके, डी बाई एच, साइन आई माइनस आर को हमने लिख लिया डी बाई एच। ओके, आगे देखते हैं। मैं अगर मैं अब एक दूसरा ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ, ये जो नॉर्मल लाइन है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके बेस पे मीट करा रहा हूँ। ठीक है, और परपेंडिकुलर बन गया। अब आपको देख रहे होंगे ये ट्रायंगल, आपको दिख रहा होगा ये ट्रायंगल। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये वाला कुछ इस तरह, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये जो एंगल है, ये तो आर है हमें पता है। ठीक है, अगर मैं कॉस आर लिखूं, कॉस आर, कॉस आर,
और एक चीज, ये थिकनेस टी है, ठीक है। ओके, अब कॉस आर, अगर मैं कॉस आर लिखूं तो कॉस आर क्या होता है? कॉस आर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके लिए बेस कौन सा होगा? बेस होगा ये वाला डिस्टेंस टी, टी अपॉन एच। तो हमें एच का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एच को हम एलिमिनेट कर लेते हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे? एच को टी अपॉन कॉस आर लिख के, टी अपॉन कॉस आर। ओके, तो इधर से मैं डी क्या लिख सकता हूँ? साइन आई माइनस आर इंटू एच। इधर से मैं अगर एच को इस स्टाइल ले गया तो डी क्या होगा? साइन आई माइनस आर इंटू एच। और एच की जगह में टी अपॉन कॉस आर लिख सकता हूँ। एच की जगह में टी अपॉन कॉस आर लिख सकता हूँ। तो इधर मेरा पिक्चर आ रहा होगा तो आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो मैं फॉर्मूला को, जो फाइनल फॉर्मूला है उसे मैं इधर लिख लेता हूँ। कुछ जो डी है वो है साइन आई माइनस आर टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। तो ये फॉर्मूला है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट का, जो कि हमने डिराइव कर दिया। ठीक है, ओके। अब देखते हैं आगे। अब स्टार्ट होता है अपना नया टॉपिक, जो कि है मल्टीपल इमेजेस इन थिक ग्लास मिरर। तो ये देखते हैं अभी। ओके, देखते हैं। पहले तो थिक ग्लास मिरर का मतलब क्या है? थिक ग्लास मिरर का मतलब क्या है? आपने तो मिरर देखा होगा। मिरर हमने क्लास 9th में बहुत पढ़ा है मिरर के बारे में। मिरर कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है मिरर, ठीक है। अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज ठीक इधर बनता है, ठीक है। अगर मैं मिरर पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करूँ तो उसी लाइन में ही इमेज बनता है। अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये डिस्टेंस भी डी होता है, हमें पता है ये चीज़, ठीक है, ओके। ये जो मिरर है ये थिन मिरर है, ये थिन मिरर है, थिन मिरर। हमें जिस मिरर के साथ अभी डील करना है वो है थिक मिरर। थिक मिरर कुछ कैसा, थिक मिरर कैसा बनेगा? थिक मिरर जो है कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसके बैक में होता है सिल्वर, और आगे आगे जो है वो ग्लास का बना होता है, ग्लास का। तो आप इधर से समझ सकते हो दैट अगर इधर से लाइट रे आएगा वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर पहले वो रिफ्रैक्ट होगा, उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा। तो जो क्या होता है इसमें, तो थिक, इन केस ऑफ थिक मिरर कैसे रे डायग्राम बनता है उसे हम देखने वाला है। ये जो रे डायग्राम है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसे हम अच्छे से तसल्ली से बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं, सेकेंड। मैं यहाँ पर जैसे बना रहा हूँ आपको भी वैसे ही बना के आना है, अगर एग्जाम में आता है तो ये टॉपिक अगर, ठीक है। तो होता क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं पता है ऑब्जेक्ट के ठीक नीचे कहीं यहाँ पर इसके इमेज बनेंगे, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसी लाइन पे ही इमेजेस बनेंगे, ठीक है, ओके। ये अपना ऑब्जेक्ट है। और एक चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, वो नहीं बनाए क्या आओगे तो मार्क नहीं मिलेगा। इसको सिल्वर्ड करना पड़ेगा, सिल्वर्ड करना पड़ेगा, ओके। ये सिल्वर है, नहीं तो ग्लास स्लैब और थिक मिरर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ओके। तो ये अपना ऑब्जेक्ट है, ओके। तो होता क्या है, होता क्या है, पहले हम देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन क्या है। जब हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा, इस ऑब्जेक्ट के मल्टीपल इमेजेस बनने लगे, मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस। इसी लाइन में बनेंगे सारे इमेजेस और मल्टीपल इमेजेस बनने लगे। और एक चीज, और एक चीज, जो मल्टीपल इमेजेस बनने लगे उसमें से जो सेकंड इमेज है, ये जो सेकंड इमेज है ना, सेकंड इमेज, सेकंड इमेज, वो ब्राइटेस्ट था, ब्राइटेस्ट, ओके। पहला क्यों नहीं सर? तीसरा क्यों नहीं? तो दूसरा ही क्यों, सेकंड नंबर ही क्यों? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसे देखते हैं हम अभी। दूसरा ही क्यों? चलिए स्टार्ट करता है। पहले लाइन बना देता हूँ फिर से। तो किस सारी इमेजेस, ये इतना मोटा क्या बन गया? ओके, हाँ जी, तो बना लिया हमने, ओके। अब बनाते हैं रे डायग्राम, ठीक है। अ, अगर मिरर के केस में हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का, मिरर भी नहीं लेंस के केस में भी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें इमेज बनाना है तो हमें दो रेस चाहिए, ठीक है। तो वो दो रेस जहाँ पर मीट करती है वहां पर इमेज बनता है, ठीक है, पता है हमें ये। तो बनाते हैं, ओके। तो ये एक रे आया, हिट किया सरफेस को। और जो दूसरा रे है, दूसरा रे, यही दूसरा रे, यही है दूसरा रे,
ठीक है, जो कि परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है सरफेस को, सरफेस किसका, मिरर के सरफेस को, ठीक है, और ग्लास के सरफेस के ऊपर। ये क्योंकि परपेंडिकुलर नॉर्मल इंसिडेंस है, तो ये ग्लास के सरफेस पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस है, ठीक है। और मिरर के केस में भी ये जो है रिबाउंड हो जाएगा, रिबाउंड हो जाएगा ऐसा। मिरर से टकराने के बाद ये जो है ये उसी डायरेक्शन में रिबाउंड हो जाएगा, आपको तो पता है, ठीक है। ओके, ये जो रे है ये रे क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है। बाहर एयर है, ये ग्लास है, रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है। रिफ्रैक्ट होके कैसे जाएगा, रिफ्रैक्ट होके कुछ ऐसे जाएगा, अरे रिफ्रैक्ट ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड हो गया लाइट है, फिर से नॉर्मल बनाते हैं, फिर से नॉर्मल बनाते हैं, ये बना लिया हमने नॉर्मल। अब अब जो लाइट है अब वो हिट करते हैं मिरर के सरफेस पे, क्योंकि वो मिरर के सरफेस पे हिट करता है, अब वो क्या होगा, अब वो रिफ्लेक्ट होगा, अब वो रिफ्लेक्ट होगा। अब जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सीधा बना देते हैं, सीधा रख लेते हैं, हो गया, ठीक है। ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। फिर से आके ये हिट करेगा ग्लास के सरफेस पे, ठीक है, ग्लास के सरफेस पे हिट करेगा। और यहाँ पर अभी ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा। ओके, अब क्या होगा, रिफ्रैक्शन, देख लेते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, ये हो गया रिफ्रैक्ट, राइट, ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि इस केस में, तो पहले तो हम क्या करते थे, पहले तो हम क्या करते थे, हम मैंने एक टॉपिक पढ़ा था आपको, पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसमें मैंने कहा था जब भी एक लाइट रे सरफेस को हिट करता है, तो लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट भी करता है, रिफ्रैक्ट भी करता है। तो मैंने ये भी कहा था दैट हम उसे जनरली इन एवरी केस इग्नोर कर देंगे, लेकिन इन दिस केस, इन दिस टॉपिक हमें उसे कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उसे कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो पहले सरफेस पे हिट किया लाइट रे, तो वो रिफ्लेक्ट भी हुआ और रिफ्रैक्ट भी हुआ, तो यहाँ पर ये रिफ्रैक्ट भी होता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुआ। सेकंड केस में तो सिर्फ रिफ्लेक्शन हुआ। थर्ड टाइम जब वो सरफेस पे हिट करता है, तो वो रिफ्रैक्ट भी करता है और रिफ्लेक्ट भी करता है अंदर। सेकंड, एक सेकंड, ये क्या हो गया जी, ये नहीं हुआ अब। ओके, हमें ड्रॉ ही करना पड़ेगा वैसे। ओके, ये अंदर की तरफ जो है ये रिफ्लेक्ट भी करेगा, ये रिफ्लेक्ट भी करेगा, ठीक है। और ये रिफ्रैक्ट भी करेगा बाहर, पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन होते हैं। तो देखते हैं, हाँ जी। तो ये अंदर की तरफ अब जो है वो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है और अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। फिर से ये टकराता है ये रे मिरर में, तो फिर से ये रिफ्लेक्ट करेगा और फिर से ये रिफ्लेक्ट भी करेगा और रिफ्लेक्ट भी करेगा। इसे मल्टीपल टाइम्स वो अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है और बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अब अब हमें जो है वो आई हमारा कुछ यहाँ पर है, आई हमारा यहाँ पर है, ठीक है। और आइस में ये सारे रेस अगर घुस रहे हैं, तो आई क्या देखता है, ये रेस कहाँ से आ रही है, तो आई पहला रे को देखता है, पहले रे को देखता है आई, तो आई पूछेगा ये रे कहाँ से आ रहा है, तो ये जो रे है आई समझेगा दैट ये रे यहाँ से आ रहा है, कुछ यहाँ से आ रहा है ऐसा। तो आई के लिए जो इमेज है वो कुछ यहाँ पर बनेगा, ठीक है। फिर आई इस रे को पूछेगा, इस रे को पूछेगा ये कहाँ से आ रहा है, तो तो आई के लिए ये जो रे है वो कुछ यहाँ से आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ से आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बन गया सेकंड इमेज। तो आप समझ रहे होंगे दैट मल्टीपल इमेजेस क्यों बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब तीसरा रे ये है, इसके लिए इमेज कहाँ पर बनेगा, इसके लिए इमेज कुछ यहाँ पर बनेगा, नीचे कुछ बनेगा। यहाँ पर हमने स्क्रीन उतना बड़ा नहीं बनाया, बना लेते हैं, 1 मिनट क्या जाता है इसमें। ओके, इमेज कुछ यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। ओके, तो अब सवाल, अब तो हमें ये क्लियर होगा व्हाई मल्टीपल इमेजेस, व्हाई मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस। ये तो हमें क्लियर हो गया सर, क्योंकि मल्टीपल इमेजेस क्यों बनता है इन केस ऑफ थिक मिरर। लेकिन अभी बात ये जो सेकंड इमेज है, सेकंड इमेज है, और यहाँ पर ऐसे नीचे और भी बहुत सारे इमेजेस बनेंगे। मैंने डायग्रामेटिक पर्पस के लिए मैंने बस 3 ही बनाया, और यहाँ पर नीचे और भी बहुत सारे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे इमेजेस बनेंगे, सो ऑन, ठीक है। अब
ये जो सेकंड इमेज है ये ब्राइटेस्ट क्यों है? सवाल ये है, ब्राइटेस्ट व्हाई? व्हाई इट इज द ब्राइटेस्ट इमेज? इसे देखते हैं। अभी मैंने जो पहले लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी का यूज है, उसी का यूज है। पहले या फिर सेकंड लेक्चर में, शायद सेकंड लेक्चर में आया था, उसी का यूज है। ओके, क्या यूज है सर? अगर ये जो इंसिडेंट रहे, ये अपना इंसिडेंट रहे, इसका इंटेंसिटी जो है अगर वो 100 है, 100% या फिर 100 में ले लो, सिर्फ परसेंटेज नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ 100 लिख रहा हूँ। और हमें पता है इंटेंसिटी मतलब आप समझ सकते हो ब्राइटनेस, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, ब्राइटनेस, ठीक है। इसका अगर ब्राइटनेस 100% है, तो जो पार्शियली रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होता है, जो पार्शियली रिफ्लेक्ट होता है, उसका उसका जो इंटेंसिटी होता है वो सिर्फ 4 होता है, 4% होता है उस इंसिडेंट रे का जो इंटेंसिटी है उसका बस 4% होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने 100 माना है इंसिडेंट रे का इंटेंसिटी, तो 4 होगा बस यहाँ पर, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका इंटेंसिटी होता है 96%, 96 होता है, ठीक है। फिर से रिफ्लेक्ट करता है लाइट रे, रिफ्लेक्शन के टाइम पे अगर सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कोई पार्शियल का चीज़ ही नहीं है। तो यहाँ पर कंप्लीट रिफ्लेक्शन के केस में 96 का 96 रहेगा और 100 का 100 ही रहेगा, कोई चेंज इंटेंसिटी में नहीं आएगा। ओके। अब फिर से पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो क्योंकि जो पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्या होगा, 4% ऑफ 96, कि आप देख सकते हो, और ये कुछ आता है 3.84, ठीक है। इसका इंटेंसिटी 3.84 है। और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 96% ऑफ 96 होगा। क्या आप समझ सकते हैं इसे? 96% ऑफ 96 वो आता है 92.16, 92.16। ओके। अब फिर से रिफ्लेक्ट हुआ, कोई इंटेंसिटी में चेंज नहीं, ठीक है, इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया। अब रिफ्लेक्ट हुआ और पार्शियल यहाँ पर आके टकराया और पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्लेक्शन दोनों हुआ। ये भी, इसका इंटेंसिटी भी 3.84 था जब टकराया। ये जो है, ये जो इंसिडेंट है वो 96% ऑफ 3.84 होगा, और ये जो है जो रिफ्लेक्टेड रहा है ये सिर्फ 4% ऑफ 3.84 होगा। तो क्या आप देख सकते हो दैट ये जो रे है, जो पहला रे है, जो पहला रे जो आई को परसीव होता है, यानी कि जो पहला इमेज बनाते हैं जो रे, उसका इंटेंसिटी सिर्फ 4 है, उसका इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ 4 है, उसका इंटेंसिटी 4 है, 4% है, 4% ऑफ द इंसिडेंट है, लेकिन हम इसे सिंपलिसिटी के लिए 4 लिख लेते हैं। जो सेकंड रे है उसका इंटेंसिटी 92.16 है, सेकंड इमेज का इंटेंसिटी। और जो थर्ड रे है, थर्ड रे का इंटेंसिटी 96% ऑफ 3.84, यानी कि वो 3 पॉइंट समथिंग ही आएगा, बहुत ही कम आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, बहुत ही कम आएगा। तो ये थर्ड इमेज का है। वैसे फोर्थ इमेज का और भी कम होता जाएगा, और भी कम होता जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो सेकंड इमेज है, ये जो है वो उसका इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम है, 92.16 है। तो ये जो सेकंड इमेज है ये होता है ब्राइटेस्ट, ये होता है ब्राइटेस्ट, ठीक है सर। क्यों होता है ब्राइटनेस हमें पता चल गया। ओके, ओके। तो इसी के साथ ये जो टॉपिक होता है ये होता है खत्म। और इसके अगले आने वाले वीडियोस में हम एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे। एप्लीकेशन बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद हम टीआईआर और क्रिटिकल एंगल और टीआईआर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर ज्वाइन।